Welcome to lecture 19 of HRM lecture series. In today's lecture, we will talk about performance appraisal, meaning of performance appraisal, nature of performance appraisal, and rationale behind performance appraisal. So let's start learning. As human resource manager, it is the right and the duty of human resource manager to appraise the performance of the workers. Now here we need to understand what is the meaning of the term appraisal. Appraisal is not praising. It is different from praising. This appraisal means evaluating or measuring the performance of the worker. So meaning of performance appraisal. It is evaluating an employee's current and past performances relative to his or her performance standards. एम्प्लॉय की प्रेजेंट परफॉर्मेंस और एम्प्लॉय की प्रीवियस परफॉर्मेंस को परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करके इवैल्यूएट करना परफॉर्मेंस अप्रेजल है. ठीक है. अब ये जो हम स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, व्हाट इज दिस? व्हाट आर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स? तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के लिए कहा जाता है कि स्टैंडर्ड्स मस्ट बी स्मार्ट. SMART is an acronym where S stands for specific, M stands for measurable, A is attainable, R is relevant, while T means timely. तो ये जो standards हम देंगे अपने employees को before they start doing a task, those standards must be smart. तो specific होने चाहिए. सबसे पहले वर्कर को क्लियरली पता होना चाहिए कि उसे करना क्या है. ठीक है. स्पेसिफिक दैट मीन्स वेग नहीं होने चाहिए. ये नहीं कि वो जो भी कर ले वो ठीक है. इट इज नॉट लाइक दैट. तो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स होंगे, स्पेसिफिक टास्क उनको असाइन किया जाएगा. देन दीज मस्ट बी मेजरेबल, क्योंकि अगर वो मेजरेबल नहीं है तो आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे? आप कैसे पता करेंगे कि वर्कर ने जो काम किया वो ठीक किया कि नहीं किया? वर्कर ने जो काम किया वो उतना ही किया जितना उसको कहा गया था कि नहीं कहा गया था. दैट मीन्स स्टैंडर्ड मस्ट बी मेजरेबल. स्टैंडर्ड्स मस्ट बी अटेनेबल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम उन्हें एक ऐसा टारगेट दे देते हैं जो वो अचीव ही नहीं कर पाएंगे, तो अगर वो अचीव ही नहीं कर पाएंगे तो ऐसा टास्क ना तो वो मोटिवेटेड तरीके से करेंगे और ना ही हम बाद में उसे इवैल्यूएट कर पाएंगे कि उन्होंने किया है कि नहीं किया है, सही किया है कि नहीं किया है, बिकॉज द टास्क वॉज नॉट अटेनेबल. तो ऐसा टास्क उन्हें दिया जाना चाहिए जिसको किया जा सके, जिसको परफॉर्म किया जा सके, जो अटेनेबल हो, प्रैक्टिकल हो. ठीक है. टास्क मस्ट बी रेलिवेंट. जो स्टैंडर्ड हम उन्हें दे रहे हैं, जो टारगेट्स हम उन्हें दे रहे हैं, वो रेलेवेंट भी होने चाहिए. इररेलेवेंट टारगेट्स डोंट मोटिवेट वर्कर्स टू वर्क. तो रेलेवेंट इन द सेंस कि जो जिस चीज की जरूरत है, जो चीज इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, हम ऐसा काम उनको करने दें. बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट इररेलेवेंट टास्क जब हम अपने वर्कर को दे देते हैं तो उसे भी समझ आता है, दे ऑल्सो हैव ब्रेन्स. तो उन्हें समझ आता है कि ये फालतू का काम दिया हुआ है जिसकी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई रेलेवेंसी नहीं है. तो टास्क मस्ट बी रेलेवेंट. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस स्टैंडर्ड मस्ट बी टाइमली. तो टाइमली क्यों? क्योंकि अगर हमने कोई ऐसा आउटडेटेड काम दे दिया जिसकी आज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो बेकार है. ऐसा काम करने के लिए ना तो वो मोटिवेट होंगे और ना ही हम उस टास्क को बाद में इवैल्यूएट कर पाएंगे. दूसरा, अगर हमने कोई ऐसा टास्क उनको दे दिया जो बहुत ही एडवांस लेवल का है, मतलब आगे आने वाले 5 साल में शायद उसकी जरूरत पड़े, तो अगेन वील से दैट इज नॉट टाइमली. तो टाइमली वो है जो अभी चाहिए या नियर फ्यूचर में चाहिए. तो टास्क मस्ट बी स्पेसिफिक, measurable, attainable, relevant and timely. In brief, we say that these standards must be SMART. Now next, it is assumed that the employee knows what the performance standards were. क्योंकि अगर beforehand employee को पता नहीं है कि उसे क्या करना है, उससे क्या expectations हैं, तो वो क्या काम करेगा और कैसे काम करेगा. तो इसको हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि बिफोर वी स्टार्ट टीचिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन द क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल वी
let you know, as students, we let you know that what is the syllabus that we have to cover during this limited time period. तो ये standard हमें पहले से पता होना चाहिए. तो it is assumed that the employee knows what the performance standards were and the supervisor provides feedback and incentives to help the employee reduce their performance deficiencies. कि उनकी performance deficiencies ना रहें, तो throughout the time जब वो perform कर रहा है तो supervisor का क्या काम है कि वो feedback भी देता रहे, अगर कुछ गलत हो रहा है तो बताता रहे, और अगर workers अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें साथ साथ incentives देता रहे, क्योंकि supervisor का यही काम है. तो as a teacher हमारा काम होता है कि हम आपके छोटे छोटे टेस्ट लेते रहें, आपसे क्लास में क्वेश्चन पूछते रहें, तो ये फीडबैक है, पता चलता है कि आप सही काम कर रहे हैं कि नहीं, आप सही समझ रहे हैं कि नहीं जो आपको समझाया जा रहा है. और फिर जो काम अच्छा करें तो उनको अच्छे मार्क्स मिले, उनको अच्छे कमेंट्स मिले, तो इंसेंटिव्स देते रहें. तो यानी थ्रू आउट ये काम चलता रहे. एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर अगर आपको एक ही बार टेस्ट लिया जाए, एक ही बार बताया जाए कि आपने ठीक नहीं समझा है, तो व्हेन विल यू इम्प्रूव. तो ये इम्प्रूव करने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं हम वर्कर्स को, क्योंकि हम थ्रू आउट उनको फीडबैक भी दे रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस का, और अच्छा काम करने पर इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं. द एम ऑफ दिस परफॉर्मेंस अप्रेजल इज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस. यही जो मैंने अभी कहा कि अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या है, उनकी गलतियां निकालना, उनकी बुराइयां बताना हमारा पर्पस नहीं है. हमारा पर्पस है कि जो काम हम उन्हें दे रहे हैं, जो स्टैंडर्ड्स हमने उनके लिए बनाए हैं, वो उन पर खरे उतरे, वो उनको कर पाए. और ये सुपरवाइजर का काम है कि वो मोटिवेट करे वर्कर्स को, और गलत कर रहे हैं तो उनको ठीक भी कराए. ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली द एम इज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस. यस, नाउ लेट अस टॉक अबाउट नेचर ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ वर्कर्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. क्योंकि हमें बताना है, वर्कर्स को फीडबैक देना है, तो with the help of performance appraisal we systematically examine their strengths and their weaknesses. परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. ये वन ऑफ एक्टिविटी नहीं है कि सडनली किसी दिन एक बार हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल कर दिया. इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. थ्रू आउट their performance they are being appraised, their performance is being evaluated or measured. Okay, another nature of performance appraisal is that there is a well defined criteria. Well defined criteria such as knowledge and ability to do the work. तो हमने पहले से ही criteria set किया हुआ है कि क्या नॉलेज चाहिए होगी एक काम करने के लिए, और क्या कैपेबिलिटी. इफ यू रिमेंबर, जब हमने रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की बात की थी तो हम वर्कर्स को सिलेक्ट करते हुए इस चीज पर ध्यान देते थे कि क्या नॉलेज रिक्वायर्ड है वो काम करने के लिए, उस पोजीशन पर काम करने के लिए, एंड व्हाट कैपेबिलिटीज दे मस्ट हैव. Okay, so therefore now we equate their performance with the knowledge that they have and with the capability or ability that they have, right? So a task is given, standard is there, and then we have well knowledgeable and qualified worker to perform that task. Now when the worker is performing the task, it is the duty of the supervisor to evaluate the performance, whether the performance is as per the knowledge and ability of the worker and as per the target given to the worker or not. Right? So we have a well defined criterion for knowledge and ability to do the work, so that it becomes easier to measure their performance. क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. वर्कर्स को भी बिफोर हैंड पता है कि जो काम उन्हें दिया गया है उसमें क्या क्वालिटी एक्सपेक्टेड है, व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स एंड हाउ मच दे आर परफॉर्म टू दे आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म. तो क्वांटिटी क्या चाहिए, क्या एक्सपेक्टेड है उनसे, एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटी इज एक्सपेक्टेड. सो इवन दे नो बिफोर हैंड, the workers and even the supervisor who is evaluating their performance, he or she also knows beforehand कि quality क्या expected है और quantity क्या expected है. Otherwise we cannot measure, we cannot evaluate the performance. Similarly, there is a well defined criterion for relations within the organization कि जो worker काम कर रहा है organization में, उसका बाकी workers के साथ, maybe the superiors with the
जूनियर्स एंड विद द कलीग्स, क्या रिलेशन रहेगा, क्या पोजीशन उसकी रहेगी, उसके पास क्या अथॉरिटी रहेगी. सिमिलरली वी हैव अ वेल डिफाइंड क्राइटेरियन फॉर पर्सनल क्वालिटीज. और इफ यू रिमेंबर, जब हमने सिलेक्शन की बात की थी, हमने तब कहा था जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, और तब हमने कहा था कि हमें किस तरह के वर्कर्स चाहिए. तो अगर हमने उन पर्सनल क्वालिटीज को पहले ही डिफाइन किया हुआ था, अब उसी के बेस पर हम उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर रहे हैं कि वेदर दे फिट इनटू दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया और नॉट. आर दे परफॉर्मिंग एज पर द रिक्वायरमेंट्स, एज पर द प्रीसेट स्टैंडर्ड्स और नॉट. राइट. सो नेचर ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल हमें समझ आया है कि एक तो ये सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एंड देयर इज अ वेल डिफाइंड क्राइटेरिया फॉर ऑल दीज थिंग्स: नॉलेज एंड एबिलिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, रिलेशंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल क्वालिटीज. Now, the next topic that we need to talk about is rationale behind performance appraisal. Performance appraisal के पीछे लॉजिक क्या है, क्यों परफॉर्मेंस अप्रेजल की जरूरत है. तो अब बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर वी नीड टू आंसर सर्टेन क्वेश्चंस. यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है, लेकिन उसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आंसर करने की जरूरत है. द फर्स्ट वन इज व्हाट शुड बी इवैल्यूएटेड. कि हम इवैल्यूएट तो करें, लेकिन क्या इवैल्यूएट करना है. तो ये इवैल्यूएटर को पता होना चाहिए कि क्या इवैल्यूएट करना है, और ये जो इवैल्यूएट करने का क्राइटेरिया है वो रेलेवेंट होना चाहिए, सिग्निफिकेंट होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए और अनबायस्ड होना चाहिए. तो रेलेवेंट क्यों होना चाहिए? जैसे मैंने अभी कहा कि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो रेलेवेंट होने चाहिए, उनका कोई से हम ये बताएं कि क्यों करना है. तो रेलेवेंस एंड देन सिग्निफिकेंट, वो इंपॉर्टेंट भी होने चाहिए. अब जब हम इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि there may be certain activities which are not that important, which are not significant, which can be ignored. तो उन चीजों को हम इग्नोर करेंगे, लेकिन कुछ मेजर एक्टिविटीज हैं, मेजर एक्शंस होंगे वर्कर्स के जिनका इंपॉर्टेंस होगा. तो हम हर चीज को इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं, हम हर चीज की तरफ इक्वली अटेंशन नहीं देते हैं. ओनली सिग्निफिकेंट actions are noticed and evaluated, right? And then third is this when we are appraising the performance, तो जो हम अप्रेज करने वाले हैं, इवेल्युएट करने वाले हैं, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए. जैसे हमने कहा था स्टैंडर्ड जो है वो प्रैक्टिकल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए. ऐसे ही इवेल्युएट करते हुए भी हम ये ध्यान दें कि हम इवेल्युएट क्या कर रहे हैं, समथिंग विच इज प्रैक्टिकल. तो इम्प्रैक्टिकल चीजों के बारे में हम बात नहीं करेंगे, अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे while we are evaluating the performance of our workers. And this evaluation must be unbiased. तो आई थिंक इसके बारे में बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है. दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि जब परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाए तो विदाउट एनी प्रेजुडिस, विदाउट एनी बायस किया जाए. हम पहले से ये मान के चलें कि अरे ये वर्कर तो काम करता ही नहीं है, या नहीं दिस वर्कर इज वेरी गुड वर्कर. और जबकि एक्चुअली जिसे हम अच्छा वर्कर मान रहे हैं, अगर उसने एक्चुअली अच्छा परफॉर्म नहीं किया है और हम ये ध्यान ना देकर सिर्फ अपने जो प्री कंसीव्ड नोशन है, जो हमारा एक प्रेजुडिस है कि ये वर्कर बहुत अच्छा काम करता है, सिर्फ उसके बेस पे उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर दें, तो आवर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इज नॉट रैशनल. वी वोंट गेट द राइट रिजल्ट्स आउट ऑफ इट. तो अनबायस्ड होना चाहिए, विदाउट एनी बायस, विदाउट एनी प्रेजुडिस हमें वर्कर्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना चाहिए. तो व्हाट शुड बी इवैल्यूएटेड, बहुत क्लियर होना चाहिए कि इवैल्यूएट क्या करना है. Second question that is to be answered is who should be evaluated. किसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है. तो इन जनरल ऑल वर्कर्स मस्ट बी इवेल्युएटेड ऑन अ रूटीन एंड ऑब्जेक्टिव बेसिस. मैंने कहा था कि परफॉर्मेंस इवेल्युएशन की नेचर है कि दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. तो in general all workers must be evaluated regularly and objectively. Objectively means without any bias, right? But new workers with doubtful work records must be evaluated more thoroughly. तो ये हमें समझ आ रहा है कि वैसे तो सारे वर्कर्स को
रूटीन में हमें उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना चाहिए। लेकिन जो स्पेशली जो नए वर्कर्स हैं, जिनकी परफॉर्मेंस के बारे में अभी हमें बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है, या ऐसे वर्कर्स जिनकी परफॉर्मेंस शायद खराब हो सकती है, जिनका जो वर्क रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा नहीं है, उनको तो बहुत अच्छे से इवैल्यूएट करना चाहिए। ठीक है, तो दिस मेक्स सेंस। देन व्हेन शुड द एम्प्लॉय बी इवैल्यूएटेड? तो अभी हमने पहले कहा कि क्या इवैल्यूएट करना है, फिर हमने कहा किसे इवैल्यूएट करना है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन दैट इज टू बी आंसर्ड इज व्हेन शुड द एम्प्लॉय बी इवैल्यूएटेड? कब इवैल्यूएट करना है? तो वैसे हम बार बार बोलते जा रहे हैं कि इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ रूटीन वर्क, लेकिन कब इवैल्यूएट करना है, दिस स्पेसिफिकली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ वर्क। वो किस तरह का काम है। अगर कोई ऐसा काम है जिसको डेली बेसिस पे इवैल्यूएट करने की जरूरत है, तो हमें डेली करना है। अगर वो कोई ऐसा काम है जिसको हम वंस अ वीक भी इवैल्यूएट करें तो ठीक है, वीकली इवैल्यूएशन वैसा करेंगे। कभी कभी मंथली इवैल्यूएशन इनफ है, तो नेचर ऑफ वर्क ही ऐसा है कि महीने में एक बार भी इवैल्यूएट करें तो चल जाएगा, तो तब करेंगे। यानी कब इवैल्यूएट करना है, उसमें एक फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है नेचर ऑफ वर्क। तो जैसे अगर आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का हम एग्जांपल लें, तो एज अ स्टूडेंट आपको वैसे तो रेगुलरली क्लास में आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट हो जाती है विद योर क्लास पार्टिसिपेशन। फिर कभी कभी आपके क्लास टेस्ट हो जाते हैं, अगेन अब वो डेली बेसिस पर नहीं होते हैं, लेकिन डेली बेसिस पर जब आप क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां इवैल्यूएशन हो गया। क्लास टेस्ट अगर हम डेली लेंगे तो पढ़ाएंगे कब, राइट? तो चीजें कब डिस्कस होंगी। तो इसलिए क्लास टेस्ट जो होते हैं वो मे बी विद इन अ मंथ और विद इन 2 मंथ्स होंगे। फिर आपके सेमेस्टर एंड एग्जाम होते हैं, वो तो एक ही बार होते हैं, तो वो जब आपका सेमेस्टर खत्म हो जाता है तब होते हैं। तो नेचर ऑफ वर्क क्या है उस पर डिपेंड करता है कि कब इवैल्यूएट करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ टेन्योर ऑफ एम्प्लॉय। अगर आपने किसी एक एम्प्लॉय को 1 महीने के लिए अपने यहाँ काम पर रखा है, उसको काम ही 1 महीने का है, तो आपने शॉर्ट टर्म के लिए उसको काम पर रखा है, तो आप हो सकता है बाकी एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को हर 6 महीने में इवैल्यूएट करते हो, लेकिन ऐसा एम्प्लॉय जो सिर्फ 1 महीने आपके पास काम करने के लिए है, तो क्या आप 6 महीने में उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करेंगे? नहीं। तो फिर आप कहेंगे कि क्या हम 1 महीने में कर लें, पर 1 महीना तो बीत गया, तब आप इवैल्यूएट करते हैं तो तब तक तो उसका टास्क खत्म, उसका जो अपॉइंटमेंट था वो खत्म हो गया, जिस टाइम के लिए आपने उसे अपॉइंट किया था। यानी लेंथ ऑफ टेन्योर ऑफ एम्प्लॉय अगर छोटी है तो हम इसे जल्दी जल्दी इवैल्यूएट करने की जरूरत है उसकी परफॉर्मेंस को, और अगर वो लंबी है तो हम थोड़ा टाइम गैप देकर भी उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ टेन्योर ऑफ एम्प्लॉय डिसाइड करती है कि वे कब इवैल्यूएट करें, नेचर ऑफ वर्क डिसाइड करती है कि कब इवैल्यूएट करें। फिर एम्प्लॉयज नीड्स, कभी कभी एम्प्लॉय खुद कहते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर दीजिए। तो ऐसा कब होता है? व्हेन द एम्प्लॉय इज सीकिंग अ प्रमोशन। ठीक है, तो एम्प्लॉय चाहता है कि देयर इज अ वैकेंसी एट अ हायर लेवल, और वो चाहता है कि उसके कैंडिडेचर को कंसिडर किया जाए, तो वो खुद ही मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करता है कि उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर दीजिए। कभी कभी कोई एम्प्लॉय जॉब स्विच सोच रहा होता है, वो किसी दूसरी कंपनी में काम करना चाहता है, और वो आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर दीजिए। तो कभी कभी एम्प्लॉय की अपनी नीड होती है, उसकी तरफ से रिक्वेस्ट आती है कि उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाए, तो तब इवैल्यूएट कर दीजिए। एट टाइम्स देयर इज मैनेजमेंट्स नीड, कभी मैनेजमेंट को खुद डिसाइड करना होता है प्रमोशन के बारे में, या वर्कर्स की पे रिवाइज करनी है, या एनी अदर काइंड ऑफ रिविजन। एक तो पे रिविजन है, एक पोजीशन रिविजन भी हो सकता है कि यहाँ की बजाय कहीं और उनको भेजना है, कोई और टास्क असाइन करना है, तो कभी कभी ये मैनेजमेंट की नीड होती है, तब इवैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज टू बी आंसर्ड इज हु शुड इवैल्यूएट। पहले हमने कहा था किसको इवैल्यूएट करें, अब हम ये कह रहे हैं कौन इवैल्यूएट करे। तो कौन इवैल्यूएट करे, सबसे पहला आंसर जो आप देंगे वो आप देंगे इमीडिएट बॉस, कि भाई जिसके अंडर काम कर रहा है एम्प्लॉय, तो वो बॉस इवैल्यूएट करे, दैट इज फाइन, इमीडिएट बॉस। देन हु एल्स कैन इवैल्यूएट? पीयर्स, कलीग्स जो हैं, इवन दे कैन इवैल्यूएट आर परफॉर्मेंस एज वर्कर, एज को वर्कर, कि हम कैसे वर्कर हैं, हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। आर कलीग्स कैन इवैल्यूएट आर परफॉर्मेंस।
We ourselves can evaluate our performance. There can be self appraisal. मैं अपने बारे में खुद बताऊं कि मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, मैंने इस पिछले साल में क्या क्या अच्छा किया, what was something that I did better than others, और मेरी क्या क्या वीकनेसेस रह गई, क्या क्या कमियां, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स रह गई जो मैं कर सकती थी लेकिन मैंने नहीं किया. तो ये सेल्फ अप्रेजल इज ऑल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट्स. कौन इवेल्युएट करे? इमीडिएट बॉस, कलीग्स, मैं खुद, वर्कर अपने आप को खुद को इवेल्युएट करे. देन सबऑर्डिनेट्स, इवन माय जूनियर्स कैन इवेल्युएट माय परफॉर्मेंस, बिकॉज इफ आई एम देयर सीनियर एंड इफ आई एम गिविंग देम इंस्ट्रक्शंस एंड आई एम गेटिंग वर्क डन by them, तो even they can also evaluate my performance as a superior. मैं कैसा हूँ, मैं जो instructions देता हूँ, मैं जो काम लेती हूँ उनसे, वो सही है? am I polite, am I अंडरस्टैंडेबल, मेरे इंस्ट्रक्शंस क्लियर होते हैं, और अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो क्या मैं उनकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करती हूँ कि नहीं करती हूँ. तो मैं, इवन माय सबऑर्डिनेट्स कैन इवेल्युएट माय परफॉर्मेंस एज अ सीनियर. देन पैनल ऑफ मेंबर्स. ये जो पैनल ऑफ मेंबर्स हैं कि एक ग्रुप बना दिया जाए, ग्रुप ऑफ मे बी डिफरेंट मैनेजर्स, ग्रुप ऑफ माय सीनियर मैनेजर्स, ठीक है, या ग्रुप ऑफ माय कलीग्स एंड मैनेजर्स. तो पैनल ऑफ मेंबर्स बनाया जाए, जो मतलब एक ग्रुप, एक से ज्यादा लोग जब मिलकर मेरी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करें, तो पैनल ऑफ मेंबर्स. देन एचआर डिपार्टमेंट, जैसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का तो काम है ना परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जो स्टाफ है उनको अलग अलग लोगों की परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने का काम सौंपा जा सकता है. इवन माय क्लाइंट्स, इफ आई एम वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इफ आई एम डीलिंग विद आउटसाइडर्स, तो जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो भी मेरी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं, वेदर दे आर हैप्पी विद माय परफॉर्मेंस और नॉट, ये वो बता सकते हैं, ठीक है, या मेरी परफॉर्मेंस में क्या कमी थी ये भी वो बता सकते हैं, राइट. सो इवन माय क्लाइंट्स कैन इवेल्युएट माय परफॉर्मेंस. देन कंसल्टेंट्स, अब जो बहुत सीनियर लेवल पर मैनेजर्स काम कर रहे हैं, ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए वी कैन हायर कंसल्टेंट्स फ्रॉम आउटसाइड. तो आउटसोर्स कर सकते हैं हम कंसल्टेंट्स को, और वो इनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं. देन टॉप मैनेजमेंट. टॉप मैनेजमेंट इज ऑल्सो, टॉप मैनेजमेंट हर किसी की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट नहीं करता है, लेकिन टॉप मैनेजमेंट जो सीनियर और मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकता है. तो हमने आंसर दिया हु शुड इवेल्युएट. तो इतने सारे तरह के कैटेगरीज के लोग हैं जो हमारी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ वर्क दैट आई एम डूइंग और नेचर ऑफ वर्क दैट आई एम डूइंग. सो विद दिस वी फिनिश 3 small topics of performance appraisal: meaning of performance appraisal, then nature of performance appraisal, and rationale behind performance appraisal. We'll meet in the next lecture with the next topic.